नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ई लर्निंग विथ अनिल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश प्राचीन इतिहास का भाग 10 देखेंगे। इससे पहले हम लोग आंध्र सातवाहन तक का इतिहास देख चुके हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत कि आंध्र सातवाहन का क्या योगदान रहा। आज हम लोग देखेंगे हिंद यूनानियों के बारे में। उसी समय हिंद यूनानियों का भी आक्रमण होता है जिस समय आंध्र सातवाहन यहाँ पर राज कर रहा होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा संपूर्ण एमपी की हिस्ट्री कवर की जाएगी। इसके साथ ही और दूसरे विषयों का भी लेक्चर लाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले की पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पे उसकी लिंक दे दिया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग हिंद यूनानियों के बारे में जानते हैं कुछ। तो ये दूसरी से प्रथम शताब्दी के बीच, ये ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व दूसरी में इनका आक्रमण हुआ। यूनानी नरेशों का आक्रमण हुआ, जिसके फलस्वरूप उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, सिंध, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश का कुछ भाग विदेशियों के अधिकार में चला गया, अर्थात हिंद यूनानियों के अधिकार में चला गया। लेकिन मध्य प्रदेश में इनके अधिकार का कोई विशेष प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। अभी तक इनका कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह, मुद्रा या फिर कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। छोटी मोटी जानकारियां मिलती रहती हैं, जैसे बालाघाट से अवश्य ही मिनेंडर के तथा अन्य कुछ हिंद यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं, लेकिन इतने प्रमाण भर से मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी का प्रमाण सिद्ध नहीं होता, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया। अब हम लोग यहाँ देख लिए कि हिंद यूनानियों का भारत में तो महत्वपूर्ण है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंध और पंजाब तरफ इनका वर्चस्व था हिंद यूनानियों का। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में, चूंकि हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम उन्हीं को पढ़ेंगे जिनका मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष या सॉरी अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश के इतिहास में इनका इन्वॉल्व रहा हो, है ना। तो अब हम इसके बाद हम लोग देखते हैं शक जो है, शक क्षत्रप के बारे में। इनका मध्य प्रदेश के इतिहास में योगदान रहा है, इनका विशेष योगदान रहा है। इनको सीथियन भी कहा जाता है, शक क्षत्रप को सीथियन भी कहा जाता है। इनकी 4 शाखाएं थी उत्तर पश्चिम भारत में। एक तक्षशिला से राज करते थे, एक मथुरा, नासिक और उज्जैन। इनमें एक शासक हुआ था, वो अपने क्षत्रपों को नियुक्त करता था। क्षत्रप मतलब शासक उसके होते थे स्थानीय। तो ये एक शासक था जो इन चारों जगह के लिए, तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन के लिए क्षत्रपों की नियुक्ति करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी राज्य का अंत हो गया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो ऊपर हम लोग पढ़े हिंद यूनानियों का अंत हो गया। उसके स्थान पर शक नामक एक अन्य विदेशी जाति ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये भी मध्य एशिया से आई हुई जाति थी। इसने फिर अधिकार कर लिया यहाँ पे। यहाँ हम लोग ये 4 जो क्षत्रप हैं, इनमें से हम लोग नासिक और उज्जैन वाले को पढ़ेंगे। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा मध्य प्रदेश में। बाकी तक्षशिला और मथुरा वालों का नहीं था। ये जो मथुरा वाले थे, मथुरा के क्षत्रप थे, ये पहले अपने विदिशा में, यहाँ अपने मालवा में थे। तो मालवा से यहाँ एक राजा अपने यहाँ होता है विक्रमादित्य। 57 ईस्वी में इसने फिर विक्रम संवत का शुरुआत करता है। इन्हीं को शकों को यहाँ से खदेड़ता है। तो ये लोग यहाँ से मालवा से फिर अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं मथुरा में, है ना। तो यही है, इनका भी थोड़ी दिनों के लिए यहाँ पे राज्य रहता है। तो इनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नासिक वाले जो क्षत्रप थे,
ये शक और उज्जैन वाले। यहाँ पे क्षत्रप आएगा बार बार, तो क्षत्रप का जो मतलब है ये शासक से मतलब है इनका। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। शक नरेशों ने भारत के एक विस्तृत मतलब एक विशाल प्रदेश पर सीधे अथवा अपने क्षत्रपों शासकों, बताया ना, शासकों के माध्यम से ईसा की तीसरी शताब्दी तक राज किया, मतलब तीसरी शताब्दी तक इन्होंने राज किया। शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्कीथी जनजाति थी। लोगों की एक जनजाति या जनजातियों का समूह था। शकों के प्रारंभिक नरेशों में मोजस प्रथम, एजिलिसेस, आजेस द्वितीय के नाम उल्लेखनीय हैं। ये कुछ इनके अटपटे से नाम हैं। ये जो शुरुआती, आप इनको इतिहास में बहुत कम इनका नाम पाएंगे क्योंकि ये शुरुआत के थे, है ना। 72 ईसा पूर्व में शकों का प्रतापी नेता हुआ जो उत्तर पश्चिमांत के प्रदेशों का शासक था। ये जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र थे वहाँ का शासक था। इसने महाराजाधिराज एवं महाराज की उपाधि धारण की जो उसकी मुद्राओं पर अंकित है। ये हम लोग कैसे जानते हैं? चूंकि उनके मुद्राओं में अंकित है तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि यही रहा होगा। इसी ने क्षत्रपों की नियुक्ति की जो तक्षशिला, मथुरा, नासिक में महाराष्ट्र में नासिक और उज्जैन में शासक किए। इसी ने 72 ईसा पूर्व शकों का प्रतापी नेता जो हुआ मोहस, तो मोहस इसका संस्थापक माना जाएगा ऑल ओवर बात किया जाए तो। और फिर ये जो 4 जगह तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र के अंतर्गत नासिक और उज्जैन के, इनके अलग अलग संस्थापक रहेंगे। लेकिन ओवरऑल पूछा जाए शकों का तो ये भारत में तो मोहस होगा। मोअस तथा आजस प्रथम के कुछ सिक्के इंदौर के एक निजी संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये क्या, सिक्कों और अभिलेखों से अगर ये जो दो चीज़ मिल जाती हैं तो इनसे प्रमाण मिल जाता है कि नहीं रहा ही होगा इनका शासन यहाँ पे। इसलिए हमको सिक्कों और जो ये अभिलेख हैं इनमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ये प्रश्न आ जाता है कि शकों के सिक्के के प्रमाण कहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों का मध्य प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। पश्चिम भारत के क्षत्रपों के 2 वर्ग थे। पहला वंश क्षहरात एवं दूसरा वंश जो था वो कार्दमक वंश था। इन्हीं दोनों का मध्य प्रदेश के इतिहास में योगदान रहा है। ये जो क्षहरात था इसकी राजधानी नासिक रहती है, और ये कार्दमक जो था ये अपनी राजधानी बनाता है उज्जैन, जिसको उज्जैनी अपन पहले कहते थे। क्षहरात वंश के 2 महत्वपूर्ण क्षत्रपों अर्थात शासकों का नाम भूमक तथा नहपान था। ये नहपान को आप लोग पढ़ते होंगे कि ये जो सातकर्णी रहता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी नहपान को पराजित करता है और उसके मुद्राओं के पुनर्मुद्रित करता है, तो यही है। ये जो क्षहरात वंश का था, क्षहरात ये था, शक था, क्षहरात वंश का था। इसका प्रतापी राजा रहता है भूमक। भूमक के बाद फिर ये होता है सबसे प्रतापी, प्रथम प्रतापी कहोगे तो भूमक, और सबसे ऑल ओवर भी देखोगे क्षहरात वंश में तो ये नहपान। ये शक के अंतर्गत भी ये क्षहरात शाखा है। शकों के अंतर्गत ये क्षहरात शाखा है और कर्दमक शाखा, इन दोनों का शाखाओं का योग ये जो प्रभाव है मध्य प्रदेश के इतिहास में रहा है। इसीलिए हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्षहरात वंश के 2 यहाँ पढ़ लिए अपन। इसकी मुद्राएं गुजरात के काठियावाड़ तथा मालवा के प्रदेशों में मिली हैं। किसके? अपने ये नहपान के, जिनसे प्रकट होता है कि इन प्रदेशों पर उसका अधिकार था। शिवपुरी के मुनिराज संग्रहालय में इसके तांबे के कुछ सिक्के संग्रहित है। किसके? नहपान के। क्षहरात वंश का सबसे प्रतापी क्षत्रप या शासक नहपान था। जैन साहित्य में इसके नाम का उल्लेख नरवाहन अथवा नववाहन के रूप में हुआ है। पेरीप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक, ये जो
पुस्तक है, इसके लेखक अज्ञात हैं, है ना। इनके पुस्तक के लेखक की जानकारी अभी आज तक मिली नहीं है। तो लेखक ने इसका वर्णन नैम्बेनस के नाम से किया है। उसने अपनी भाषा में इसको नैम्बेनस कहा है, पेरिप्लस के जो लेखक थे। नहपान के दामाद उपवादांत के अभिलेखों में आए हुए स्थानों के नामों से पता चलता है कि नहपान का राज सूरपरक, उत्तरी कोंकण, ये जो सूरपरक नाम है प्राचीन नाम है, इसको उत्तरी कोंकण को कहते थे। तो उत्तरी कोंकण से लेकर प्रभास, इसको काठियावाड़ को कहते थे, मंदसौर, उज्जैन और अजमेर तक विस्तृत था। किसका? नहपान का। नहपान के अंतर्गत उसका दामाद भी राज कर रहा था। पेरिप्लस के लेखक के अनुसार नहपान की राजधानी मिन नगर थी। यह एरियाग में थी। मिन नगर को कुछ विद्वान मंदसौर मानते हैं तथा कुछ विद्वान दोहद, कुछ विद्वान एरियाक से अपरांतिका समझते हैं तथा इसके विरुद्ध कुछ लोग एरियाक का समीकरण आर्यावर्त से लगाते हैं। बस ये सब अनुमान लगाते हैं, चूंकि स्पष्ट तो कहीं उल्लेख हुआ नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से जो इतिहासकार है वो अनुमान लगाते रहते हैं। जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान की पुनर्मुद्रांकित सिक्कों से पता चलता है कि सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया, जैसे ऊपर हम लोग देख चुके हैं। इस प्रकार के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि नहपान के पुनर्मुद्रित सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहली बार ये नहपान ने मुद्रित कराया, पुनर्मुद्रित कौन कराया? गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये दोनों को बोल सकते हैं, सातकर्णी के भी हैं और नहपान के भी कहलाएंगे। तो ये अपने कहाँ से मिले हैं? शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। ये चांदी के सिक्के थे। नहपान के पराजित होने पर मालवा कुछ समय के लिए सातवाहनों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मालवा पर सातवाहनों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। जो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी अपन पढ़ते हैं, ये सातवाहन नरेश थे। सबसे महत्वपूर्ण सातवाहनों में अगर कोई हुए तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। वो अपन लोग देख चुके हैं पीछे, सातवाहन जब वंश पढ़ रहे थे। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको देख लीजिए, आई बटन में जाके पिछला लेक्चर, तो आपको ये वाला समझ में आएगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कार्दमक वंश। एक देख लीजिए छहरात वंश, जिसकी राजधानी रहती है नासिक। उसका भी यहाँ प्रभुत्व रहता है मध्य प्रदेश में, है ना, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है आपस में, इसलिए इनका प्रभाव रहता था। उस समय तो इतनी बाउंड्रियां बटी थी नहीं आपस में, है ना, सब राज्य एक रहते थे लगभग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छहरात, ये कार्दमक के बारे में। तो कार्दमक पश्चिम भारत के शक क्षात्रपों के दूसरे वंश का नाम कार्दमक था। इस वंश का संस्थापक यासोमती का पुत्र चष्टन था। आप लोगों को चष्टन मिलता होगा नाम, ये ना मिलता होगा, इसका ही पुत्र था। किताबों में चष्टन मिलता है कि चष्टन इस वंश का संस्थापक था। यह यशोमित का पुत्र था चष्टन। टालमी के अनुसार चष्टन की राजधानी उज्जैनी थी। अधो अभिलेखों से प्रकट होता है कि कच्छ तथा सीमावर्ती कुछ अन्य भूखंडों का शासक था। कच्छ से उसके सीमावर्ती राज्य तक का ये भूखंडों का शासक था। कौन? चष्टन। कच्छ मीन्स ये अपना गुजरात वाला है, गुजरात वाला जो एरिया है इधर का। इसकी मुद्राएं जूनागढ़ और गुजरात में प्राप्त हुई हैं, जिससे स्पष्ट है कि ये प्रदेश उसके अधीन थे। जूनागढ़ से इसके मिले हैं अभिलेख, इससे पता चलता है कि ये वहाँ का शासन किया होगा। जूनागढ़ से इनकी मुद्राएं वगैरह मिली हैं। मध्य प्रदेश में इसके सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। उज्जैन से भी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इसका उज्जैन में तो राज्य ही था, राजधानी ये बनाया रहता है। चष्टन पुत्र उसका उत्तराधिकारी जयदामन स्वतंत्र रूप से राज्य न कर सका, ये निर्बल शासक था।
फिर इसके बाद इसका एक शक्तिशाली शासक आता है जिसका हम लोग अब पढ़ेंगे। इस राज्य का सबसे प्रतापी एवं महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन हुआ। इसने काठियावाड़ की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार कराया। साथ ही इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में विशुद्ध सबसे लंबा अभिलेख जारी किया, जो कि गिरनार में हम लोग पढ़ते हैं। गिरनार में भी उसी में जिक्र है कि इसने पुनरुद्धार कराया काठियावाड़ सुदर्शन झील का। ये वही है जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य झील बनाता, उसी का फिर पुनरुद्धार समय समय पर, है ना, शासक कराते रहते हैं। ये जो रुद्रदामन था ये संस्कृत का ज्ञाता था, विशाल पंडित इसको कहा जाता है संस्कृत का। देखिए है ये शक मध्य एशिया का, लेकिन संस्कृत ये यहाँ आके जानता था, संस्कृत का विशाल पंडित था ये। रुद्रदामन ने भी अपनी राजधानी उज्जैनी में ही रखी, जैसे इसके पूर्वज चष्टन वगैरह रखे थे, मती वगैरह ये सब, तो उसके बाद भी ये रखा रहा। यहीं से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। रुद्रदामन के पश्चात उसके वंशजों की राजधानी भी उज्जैनी ही रही। उसके वंशज भी जो आए उन्होंने भी उज्जैनी को ही राजधानी बनाए रखा। छिंदवाड़ा जिले में सोनपुर नामक स्थान से पश्चिम भारत के क्षत्रप शासकों की 670 अर्थात ये विशाल है, विशाल सिक्कों की एक निधि प्राप्त हुई है। इससे महाकौशल क्षेत्र में भी क्षत्रपों का शासन जान पड़ता है। अभी तक कोई इसके अलावा 670 जो सिक्कों के अलावा कोई और चीज़ तो मिली नहीं, यहाँ से कोई शिलालेख मिला हो या कुछ और नहीं मिला है। अनुमान लगाया जाता है कि महाकौशल जो क्षेत्र है, जबलपुर वगैरह और ये छिंदवाड़ा वगैरह है ना, इधर का क्षेत्र, यहाँ भी इनका शासन रहा होगा। पश्चिम भारत के क्षत्रपों के मालवा क्षेत्र पर शासन काल के दौरान कुछ थोड़े समय के लिए अभीरों का राज्य स्थापित हो गया था। तत्पश्चात अभीरों को यहाँ से खदेड़ दिया गया। शकों ने फिर इसको खदेड़ दिया अभीरों को। रुद्रदामन ने सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश में चल पाए। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, रुद्रदामन ने तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलवाए। रुद्र सिंह तिथि न सिर्फ उज्जैन अपितु संपूर्ण शकों में अंतिम था। इसे मारकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में कर लिया और इसके साथ भारत से शक सत्ता समाप्त हो गई। तो इस तरह हम लोग शक शासकों के बारे में देख लिए। अब यहाँ से शक सत्ता समाप्त हो जाती है और फिर गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे यहाँ से आ जाता है। ये शुरुआती इनके राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वगैरह। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश की हिस्ट्री कवर की जाएगी। ऐसे ही लेक्चर आपको मिलेंगे, ये प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक स्वतंत्रता संग्राम वगैरह पूरा कवर किया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।